आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई में चलती होगी और आपको विदित है, और नहीं तो सुन लीजिएगा। हम आपके लिए एमपी आप कार्य आरक्षक भर्ती परीक्षा 2025, जिसका एग्जाम जुलाई 2025 में होना, जिसकी तैयारी के लिए तत्पर लगे हुए हैं और विद्यार्थी कहना सर आप पर डे वीडियो कवर कराओ। और हम ऑफलाइन क्लास भी संचालित करते हैं, ज्वाइन करना चाहते ज्वाइन कर सकते हैं, और रिकॉर्ड वीडियो भी आपके लिए पर डे अपलोड हो रहे हैं, चारों पोर्शन का, मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके जीएस और साइंस का। हम जीके जीएस साइंस तो पर डे एक के बाद एक जीके जीएस फिर साइंस फिर जीके जीएस साइंस पर डे कवर होता है, लेकिन मैथ्स रीजनिंग का अल्टरनेट नहीं हो पाता, कभी मैथ्स का कभी रीजनिंग का। ठीक है, बाकी हम आपको बता दें अभी तो जितने वीडियो बन चुके हैं आपको पेपर में 100% आपको सहयोग करने वाले हैं। आपको आइडिया लग जाएगा, पेपर का पैटर्न समझ जाओगे, और वही पैटर्न बार फॉलो कर रहा है। जीके जीएस साइंस शिफ्ट बाय डे बाय मैथ्स रीजनिंग शिफ्ट बाय डे बाय टॉप प्रश्न चल रहे हैं, समझे। चलिए, तो एमपी आपका ये आरक्षक 2025-26 PY की कक्षाएं करके प्ले स्टोर वहाँ जाकर विजिट कर सकते हो। इसके पहले अगर आप वीडियो नहीं देखे तो आपको बता दें, हम 20 फरवरी के, 21 के, 22 के पूरे तीन शिफ्ट हर तारीख की कवर करा के बैठ चुके हैं, आप जाके देख सकते हो। चैनल को विजिट करें, विश्वास के साथ करें, और 100% आपको बता दें जो 23 भर्ती परीक्षा उसी का PDF चल रहा है, तो यकीन करें, शिफ्ट बाय डे बाय देखें, आप खुद दिमाग लगा सकते हो कि पैटर्न क्या फॉलो करना। चलिएगा, तो आज देखेंगे आप लोग 22 फरवरी का, सॉरी 23 फरवरी चैप्टर नंबर पहले का 20 प्रश्न जीके जीएस का, समझे। नेक्स्ट पार्ट आपको मिलेगा साइंस का। चलिए, लास्ट तक बने रहें और देखना भूलें। चलिए, पहला प्रश्न में कहता है, देखिएगा प्रश्न क्रमांक पहला है, प्रश्न क्रमांक आपको फर्स्ट से 20 तक मिलेगा। 400 मतलब 400 डेज पुस्तक के लेखक कौन है, आपको फिर बता दूं मैं आपकी याददाश्त के लिए, हर शिफ्ट में पहला प्रश्न पुस्तक का ही पूछ रहा है, जाके देख लो, PDF उठा के वेरीफाई कर लीजिएगा। तो 400 डेज पुस्तक के लेखक कौन, याद रखें चेतन भगत। तो पुस्तक से प्रश्न आएगा जी, गांड मान लो। तो 400 डेज पुस्तक के लेखक चेतन भगत है। अगला ऑप्शन आप इस प्रकार देख सकते हो। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, अक्टूबर 2022 की एक रिपोर्ट के अनुसार 1970 और 2018 के बीच वैश्विक वन्यजीव आबादी में कितने प्रतिशत गिरावट आई, याद रखें। तो ऑप्शन आपको पहला राइट मान रहा है 69%, तो 69% में गिरावट आई है वन्यजीव आबादी में। सोचो, पहले इतने सारे वन्य जीव रहा करते थे, लेकिन 1970 और 18 के बीच में 2022 की रिपोर्ट कह रही है, और ये आपका उस समय के करंट अफेयर का प्रश्न था। 23 में पेपर हुआ था, 21 और 2022 का प्रश्न अधिकांश पूछा था। तो 69% गिरावट आई है वन्यजीव की आबादी में। चलिएगा, इस प्रकार ऑप्शन देख पा रहे होंगे आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा दिन प्रतिवर्ष 15 सितंबर को मनाया जाता है। आपको फिर से अवगत करा दें हम कि दिवस से भी हमें पिछले शिफ्ट में लगभग 3 प्रश्न का कितना पूछा था, समझ गए। तो इस प्रकार से आपको पढ़ना पड़ेगा, दिवस से प्रश्न आएगा। तो 15 सितंबर को किस दिन के रूप में या किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखें। तो ऑप्शन आपका पहला राइट मान रहा है लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, याद रखें कब, 15 सितंबर। ठीक है, तो 15 सितंबर को भारतवासी लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, देखिएगा, अगर आपको ब्लर दिखाई देता हो, ब्लर थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि जी ESB होता है, प्रश्न इतना छोटा बना के रखता है कि क्या बताएं भाई हम। नोएडा सुपरटेक ट्विन टावर्स कब ढाए गए या नष्ट किए, याद रखेंगे। तो नोएडा में जो सुपरटेक ट्विन टावर्स, याद रखें, उन्हें नष्ट कर दिया गया है। ऐसे प्रश्न पूछता है, देखिएगा भाई, ये क्या पूछना भाई, जो काम लायक उसे पूछा जाए ना, कुछ ही पूछ लेता। तो ऑप्शन आप बी राइट याद रखें, 28 अगस्त 2022 को, जब पूछने लायक प्रश्न नहीं था इसको पूछा भाई। 2022 में टावर्स को नष्ट किया गया था, याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे, ऑप्शन सहित आप देख लीजिएगा, प्रश्न क्रमांक आप देख पा रहे होंगे 5 नंबर का, 2023 गणतंत्र दिवस पर भारत द्वारा मुख्य अतिथि के रूप में किससे आमंत्रित किया गया था। आपको फिर से बता दूं मैं, हमें 2023 की भर्ती था, तो 2021-22 का करंट अफेयर पूछा था। 25 में एग्जाम होना मत समझ जाओ कि 23 और 24 को लपेटा मारेगा, साथ 25 के भी आपको करंट अफेयर प्रश्न आएंगे, समझ गए। तो लगभग 5 प्रश्न आने वाला है, याद रखेंगे। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, फतेह अल सीसी, याद रखेंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखें 2025 में कौन आए थे, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, और कहाँ से आए थे याद रखें, ये पढ़ लीजिएगा। कौन आए थे मुख्य अतिथि, कहाँ से आए थे। भारत हर साल निमंत्रण देता अतिथियों को गणतंत्र दिवस पर, याद रखिएगा, ये आपका प्रश्न बनता है। तो 2023 में कौन आए थे, फतेह अल सीसी, याद रखिएगा। उसी प्रकार से आप पूछे 24 में कौन आया था, आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट 6 नंबर का,
कैरीलोन बर्टोजजी और बेरी सोरप्लेस को किस क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो 2022 का भाई, और मैं पहले बता चुका हूँ आपको नोबेल पुरस्कार का प्रश्न आएगा, और इसके पहले पूछा जा चुका, याद रखें। तो उन्हें रसायन विज्ञान के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया था, समझे। चलिए अगला प्रश्न आप देखेंगे। नेक्स्ट करंट अफेयर का प्रश्न है, ओरुनोडोई योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? और योजना का प्रश्न भी आएगा, तो ओरुनोडोई याद रखेंगे, ये आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। असम सरकार, असम की राजधानी आप पता दिसपुर, ठीक है। असम सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है कौन सी योजना? ओरुनोडोई, याद रखिएगा। और हर सेक्टर में हमें एक न एक प्रश्न योजना का पूछेगा, पुरस्कार का पूछेगा, पुस्तक का पूछेगा, अंतर्राष्ट्रीय समझौते संगठन या मुख्यालय का प्रश्न पूछ लेता है, समझ गए। चलिएगा अगला प्रश्न आप दिवस का प्रश्न पूछ रहा है 8 नंबर का। 11 सितंबर 2022 को जापान भारत समुद्री अभ्यास, जिसे बोलते हैं GIMEX 2022 का कौन सा संस्करण किया गया था? युद्ध अभ्यास का हमें पिछले प्रश्न पूछा, याद रखें चिप्टो में 6 नंबर का अभ्यास याद रखेंगे, भारत और जापान का समुद्री युद्ध अभ्यास, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप देख पाएंगे, ऑप्शन सही आप देख सकते हो कि प्रश्न क्रमांक 9 नंबर आप देख पा रहे होंगे। 11 सितंबर 2022 को दो दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा MSME कॉनक्लेव और प्रदर्शनी कहाँ हुई, याद रखें। ऑप्शन आपको राइट में आना, बिल्कुल राइट आंसर कोटा है, जो आपके राजस्थान में से एक शहर, याद रखेंगे, ठीक है। राजस्थान का एक शहर है कोटा। यहाँ पर आयोजन किया गया था 2 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा MSME कॉनक्लेव और प्रदर्शनी, ठीक है। चलिएगा इस प्रकार से अगला प्रश्न लेके चलते हैं। ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे। करंट अफेयर का प्रश्न है भाई, कम से कम आपको 5 प्रश्न पूछेगा। नेक्स्ट 10 नंबर का, मुगल मातृपक्ष से किसके वंशज थे? मतलब कहना चाह रहा है मुगल आप पता होगा, मुगल वंश के संस्थापक आप पता बाबर, याद रखेंगे, जो 1526 में इब्राहिम लोदी को पानीपत की पहली लड़ाई, जो हरियाणा में पड़ता है, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में थी, जिसमें इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराया था और अपने साम्राज्य स्थापना किया था, याद रखें। वही पूछ रहा है। तो मुगल मातृपक्ष से मतलब जो मुगल वंश हुआ करते थे, उनकी जो माता थी बाबर की, सीधी बात, वो किस वंश की हुआ करती थी? तो वही पूछना चाह रहा है कि मुगल मातृपक्ष से किस वंश की हुआ करते थे? वो तो पितृ वंश कहलाए, है कि नहीं। तो आपका आंसर राइट हो जाएगा भाई चंगेज खा, ठीक है। चंगेज खा वंश के मातृपक्ष के वंशज हुआ करते थे मुगल शासक। चलिए इस प्रकार देखो भाई, ऐसे प्रश्न पूछ रहा है जो आप सोच नहीं सकते हो, समझ गए। चलिएगा कोई बात नहीं। नेक्स्ट प्रश्न आप देखना चाहेंगे, चलिएगा। प्रश्न क्रमांक 11 आप देख पा रहे हैं, किस मुगल सम्राट ने मुगल राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? याद रखें, तो आगरा और दिल्ली दोनों राजधानी हुआ करती थी अधिकांश मुगल सम्राट की, और इस प्रकार से फतेहपुर सिकरी को याद रखेंगे, फतेहपुर सिकरी को अकबर ने बसाया था और दूसरी राजधानी कहा जाता है अकबर की, याद रखेंगे। तो अधिकांश मुगल शासकों ने आगरा और दिल्ली में शासन किए थे। तो वही बोल रहा, मुगल राजधानी को आगरा से दिल्ली कौन लेके गया था? शाहजहां, समझे, जो शाहजहां मुगल वंश के शासक, याद रखें। अगला प्रश्न आप देखेंगे 12 नंबर का, देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने हुमायूं की जीवनी लिखी? याद रखें, तो जाएगा गुलबदन बेगम, याद रखें, और यह उनकी बहन है। देखो 3 प्रश्न पूछ लिया भैया मुगल वंश से, कहीं से नहीं, मुगल ओनली मुगल वंश से, तो मुगल वंश पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई। तो मुगल वंश से हमें 3 प्रश्न पूछा, शिफ्ट वही, तारीख वही है। तो भाई जी क्या हुआ, एक ही अध्याय से इतिहास से 3 प्रश्न, एक वो भी एक ही टॉपिक से। तो एक और आप जाने अकबरनामा, अकबरनामा आप जानते होंगे, तो बताएं कौन रहेगा? अबुल फजल, याद रखेंगे, अबुल फजल, ठीक है। सुन लीजिए भाई, अबुल फजल याद रखेंगे, अकबरनामा पुस्तक के लेखक थे, क्योंकि अकबर एक अनपढ़ राजा हुआ करता था, सम्राट। और हुमायूं की पुस्तक का नाम क्या है? हुमायूं नामा। क्या है? हुमायूं नामा। जैसे अकबरनामा है,
अबुल फजल लिखा। उसी तरह हुमायूं नामा जो जीवनी है याद रखें, अकबर नामा भी जीवनी है जिसके लेखक कौन है, अबुल फजल। और हुमायूं नामा जो हुमायूं की जीवनी है किसने लिखा, गुलबदन बेगम उसकी बहन। चलिए बहुत शानदार प्रश्न, 2 प्रश्न पूछा इतिहास का, तो 3 प्रश्न पूछा। देखिएगा नेक्स्ट 30 नंबर आप देख पा रहे हो, मगध में किस शासक ने स्तूपों का निर्माण करवाया था, याद रखेंगे। अधिकांश शिलालेख और स्तूपों की बात करें तो अधिकांश सम्राट अशोक के नाम जाना जाता है, जो आपके मौर्य वंश के तीसरे शासक कहलाते हैं। पहले चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, फिर अशोक। तो चंद्रगुप्त मौर्य के पोता कौन है, याद रखें, सम्राट अशोक। और बहुत प्रसिद्ध व शक्तिशाली शासक हुए। और मगध आपको पता है, मगध आपका जनपद हुआ करता, याद रखेंगे जनपद, ठीक है। जो आपके 16 महाजनपदों में एक और शक्तिशाली हुआ करता था और धन दौलत संपदा से परिपूर्ण था। कौन, मगध, जो बिहार में पड़ता, समझ गए, चलेगा। और इसी की राजधानी की बात करें तो राजगृह या गिरि ब्रिज हुआ करता, याद रखें, गिरि ब्रिज। चलिएगा, मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। और आपको पता है कि 16 महाजनपद हुआ करते जिनमें शक्तिशाली व सबसे बड़ा हुआ करता मगध। यहीं पर अनेक राजाओं राज करने के लिए कितान राजाओं को मार मार के यहाँ पहुँच रहे थे भाई। चलिएगा, स्तूपों का निर्माण किसने करवाया था, अशोक, जो मौर्य वंश का तीसरा शासक हुआ। इस पर अगला ऑप्शन आप इस प्रकार देख पा रहे होंगे। चलिएगा, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, देखिएगा। पिछले वर्ष की मुद्रास्फीति का वर्तमान मुद्रास्फीति में तदनुरूपी वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या कहलाता है, याद रखें। ये आपका अर्थशास्त्र का टर्म है और हर बार आप इतना ये नहीं पूछता भाई, अजीब पूछ लेता है। तो बेसिक इफेक्ट मतलब आधार प्रभाव। तो जो आप देख रहे हैं, पिछले वर्ष की मुद्रास्फीति का वर्तमान मुद्रास्फीति में तदनुरूपी वृद्धि के प्रभाव को हम क्या कहते हैं, आधार प्रभाव कहते हैं। ये आपका इकोनॉमी का टर्म है और थोड़ा हटीला ही पूछता भाई इकोनॉमी का। 15% आप देख पा रहे होंगे, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का स्वामित्व किसके पास होता, याद रखेंगे। तो सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं, याद रखें, मतलब सबके लिए जो बैंक बनाए जाते हैं, याद रखेंगे, पब्लिक सेक्टर के लिए, ठीक है। तो वो उनका जो ओनरशिप होता है, याद रखेंगे, स्वामित्व किसके पास होता है, याद रखेंगे, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास स्वामित्व होता है। चलिएगा, ये आपका करंट अफेयर का प्रश्न नहीं है भाई, ये आपका अर्थशास्त्र का प्रश्न है, समझ गए। चलिए, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे 60 नंबर का, भारत के योजना आयोग को किसने समाप्त कर दिया, याद रखेंगे। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुआ था। इसी के स्थान पर याद रखेंगे 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना दिया गया है, याद रखिएगा, जिसके पदेन पीएम ही अध्यक्ष होंगे, याद रखिएगा। तो वहीं पूछ रहा है योजना आयोग को किसने समाप्त कर दिया, तो ऑप्शन आप राइट मानेंगे, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और 15 मार्च 1950 को नीति आयोग ने योजना आयोग बनाया गया था। उसके बाद 1 जनवरी 2015 को, सॉरी है ना, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना दिया गया। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, आपके नरेंद्र मोदी। तो इन्होंने ही योजना आयोग को समाप्त कर दिया और नीति आयोग की घोषणा कर दिया, याद रखें, समझिए। और पदेन पीएम ही आपके क्या बनेंगे भाई, अध्यक्ष बनते हैं नीति आयोग के, चाहे योजना आयोग को बनते थे। अगला प्रश्न आप देखेंगे, शानदार प्रश्न पूछा, देखिएगा, पिछला वाला भी 70 नंबर का प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं, याद रखें, राष्ट्रीय विकास परिषद की बात कर रहे हैं, ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की बात हो रही है। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर्स नहीं होते, पूछ रहा है। तो याद रखें, सदस्य कौन होते हैं, जब पता होगा तो आप सदस्य नहीं पता कर सकते हो। और अध्यक्ष की बात करें, ठीक है, अध्यक्ष आपके हमेशा पदेन पीएम ही होगा, याद रखिएगा। तो वर्तमान में कौन है आपके, श्री नरेंद्र दामोदर मोदी। और नीति आयोग के अध्यक्ष भी कौन होते हैं, वही होते हैं पदेन पीएम। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। सभी राज्यों के राज्यपाल क्या नहीं होते, सदस्य किसके, राष्ट्रीय विकास परिषद के। अध्यक्ष पीएम होगा और योजना के सदस्य हो सकते हैं, सभी कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं, ठीक है, राज्यों के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन राज्यों के राज्यपाल सदस्य नहीं हो सकते, ठीक है, मेंबर। चलिए, अगला प्रश्न आप देखेंगे 80 नंबर का, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में काम करने का अधिकार शामिल, याद रखें, अनुच्छेद आपको
मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, भाग किस भाग में कौन सा अनुच्छेद है, इस प्रकार से आपको मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार पूरे पढ़ना पड़ेगा। और आर्टिकल जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछेगा भैया, ठीक है। तो काम करने का अधिकार किस आर्टिकल में, ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा, आपको चौथा लोग राइट हो जाएगा। तो आर्टिकल नंबर 41 में आपको काम करने का अधिकार, ठीक है, याद रखें, राइट टू वर्क। तो याद रखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है तो आर्टिकल बताना आपको, संविधान, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में राइट टू वर्क मतलब काम करने का अधिकार, वो आपका रहेगा 41। तो याद कर लीजिए भैया, अगली भर्ती में आप फिर काम देगा भैया। जरूर थोड़ी है कि आपको आबकारी का सिर्फ वही काम दे, आबकारी के साथ साथ वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, MP पुलिस, MP कांस्टेबल की बात हो जिसकी है ना, MP SI सूबेदार और SSC स्टेट लेवल, बैंक, रेलवे, सब में काम देने वाला, NTPC ग्रुप डी में भी काम देगा, याद रखिएगा। उसकी तैयारी हम करवा रहे हैं, आप पता है, जहाँ पर आप 17 सीडी मिल जाएंगे, मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके जैस का। तो NTPC ग्रुप डी तैयारी करना चाहते हो, जुड़ सकते हो हमारे साथ, वहाँ भी आपको हम वीडियो बना के अपलोड करके रख चुके हैं। अभी थोड़ा सा आबकारी का चल रहा है तो यहाँ तो ध्यान दे रहा, समझे। चलिए, उपराष्ट्रपति को वेतन भत्ता संसद के विधायी प्रावधान के अनुसार खाली स्थान अनुसूची के तहत दिया जाता है, याद रखेंगे। अनुसूची ए, सॉरी सेकेंड रहेगा, मतलब जिसे आप पता है अनुसूची आप पास 12 है कि नहीं। 12 में पहले का नाम क्या होता है, संघ एवं राज्य क्षेत्र। दूसरा वेतन भत्ते, मुझे याद होगा, आपको याद होनी चाहिए भाई। पहला आपका क्या, संघ एवं राज्य क्षेत्र, ना बता होता नहीं। अनुसूची यहाँ पास 12 है, पहले 8 हुआ करते, याद रखेंगे, बाकी 4 बाद जोड़ा गया है, तो अनुसूची पढ़ लीजिएगा। पहले बोल रहा हूँ अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में जो महत्वपूर्ण है उसको पढ़ें, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार पढ़े, भाग पढ़े, किस भाग में क्या मिलता है और किस अनुसूची में क्या मिलता है। तो हमें वेतन भत्ते को लेकर सेकंड मिलता है, फर्स्ट में संघ राज्य क्षेत्र, दूसरा में वेतन भत्ता, तीसरा में शपथ ग्रहण। तो वही हमें पूछ रहा है जो उपराष्ट्रपति होता है उसका वेतन भत्ता, वही तो भाई, पहला में संघ राज्य क्षेत्र, दूसरा वेतन भत्ता, तीसरा शपथ ग्रहण है कि नहीं। चौथा में सीटों का आवंटन है। चलिएगा राज्यसभा में, तो देखिए शानदार प्रश्न पूछा, 2 प्रश्न में पूछ लिया। 41 में पूछा था राइट टू वर्क, और 2 नंबर अनुसूची में क्या दिया है, वेतन एवं भत्ते। तो वेतन भत्ते में जितने बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी सबके वेतन भत्ते को उल्लेख मिलता है। चलिए, मुझे उम्मीद लग रहा है कि आप समझ पा रहे, सीख पा रहे होंगे। नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे, चैप्टर वही, तारीख वही है। और रही बात यहाँ पर 20 नंबर का, मिश्रित अर्थव्यवस्था को लागू करने के लिए भारत ने किस पंचवर्षीय योजना को चुना था, याद रखें। तो एक बात और याद रखें, 5 ईयर प्लान, याद रखें, 5 ईयर प्लान का प्रश्न हमें पिछले सेट में पूछा था, यहाँ पर पूछ रहा है। तो आपका आंसर आएगा सेकेंड योजना, ठीक है। तो आपका सेकेंड 5 ईयर प्लान आपका राइट हो जाएगा। और रही बात, हमारे भारत में अभी तक टोटल 12 योजनाएं चली हैं। पहली योजना की बात 1951 से 56 के बीच में, नेक्स्ट 56 से 61 के बीच चलेगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट 61 से आपकी 66 के बीच चलेगा, पहला, दूसरा, तीसरा। उसके बाद फिर 1966 से 1969 का प्रश्न पूछा था, इसे हम योजना अवकाश कहते हैं, क्योंकि 66-69 के बीच में कोई भी योजना नहीं चलाई गई थी। पहली, दूसरी, तीसरी, और यहाँ विराम मिला था। इससे का प्रश्न भी आया मेरे भाई, पहला योजना हेराल्ड टोमर मॉडल पर, दूसरी PC महालनोबिस। ये भी प्रश्न पूछा है, यकीन नहीं है तो मत करो, और है तो यकीन करो और पढ़ो, और हर भर्ती में आप काम देगा, समझ गए। अगला प्रश्न आप देखेंगे जो आप देख 21 का, जो आपका साइंस के प्रश्न हो जाएगा। तो सेकेंड पार्ट में आपको मिलेंगे साइंस के प्रश्न। तो ये रहा आपका टॉप 20 प्रश्न, और बढ़िया ईमानदारी से पढ़ लीजिएगा मेरे भाई और मेरे विद्यार्थियों। मैं आपके लिए बड़ी प्रयास करता हूँ कि मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके जिसका, साइंस का 4 पोर्शन कवर कराऊँ और आपकी तैयारी बेहतर कराऊँ। हर विद्यार्थी बड़े बड़े संस्थाओं में नहीं जुड़ पाता है, कोर्स नहीं ले पाता है, बैच नहीं ले पाता है, उसके हम सहयोग कर रहे हैं, याद रखें। अगर आप हमारी वीडियो देखते हो ना, वीडियो न माना जाए, तो आप 80 से 90% आप लोग फायदा ले सकते हो। फायदा मैं बोल रहा हूँ ना, पहली बात, जो प्रश्न हम दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, उससे पढ़ो, साथ में जो टॉपिक का प्रश्न आ रहा है वो भी समझो। इस टॉपिक उठा के आप पूरा पूरा पढ़ो, देखो पर कैसे नहीं बनता पेपर में। चलिएगा, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपने हमें देखा, अच्छा लगा, और आप हमें सपोर्ट कर रहे हो। हमसे पर डे 5-5 विद्यार्थी जुड़ रहे हैं। हम आपके लिए प्रयास करें जिस भी तरीके से अगर आपका सहयोग करते हैं, चाहे कम्युनिटी पोस्ट कर रहे हैं जी के, साइंस, मैथ, रीजनिंग का, वहाँ से सहयोग हो रहा है, वहाँ से हम सपोर्ट करें।
मैथ्स पढ़ रहा है मैथ्स पढ़, जो भी पढ़ना चाहते हो पढ़ो, देखना चाहते देख सकते हो, और कोई भी अपडेट चाहते हो भर्ती परीक्षाओं का तो भी हम जुड़ सकते हो। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भूलें, और कमेंट भी करें वीडियो कैसा लग रहा है, क्योंकि हौसला बढ़ाओगे तो हौसला बढ़ेगा, और मेहनत हम आपके लिए करवाते रहेंगे, सही अप टू डेट प्रश्न आपको दिलाते रहेंगे। 2 महीने आपके बचे आबकारी का, एनटीपी की तैयारी, ग्रुप डी, तो भी आपको वहाँ पर काम देने वाला है, समझे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में साइंस के साथ।